नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआईआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। वो यह टेस्ट सीरीज जो पॉलिटी से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व करेंगे और इस 50 क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, और इस 50 क्वेश्चन से आने वाले यूपी पीसीएस और आरआईआर में एक या दो क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आएंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक है जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को सेवा से मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311 जो है वो इसके तहत दिए गए सुरक्षात्मक उपाय जो हैं केवल सिविल सेवकों यानी लोक सेवा अधिकारियों पर लागू होते हैं। वे रक्षात्मक कर्मियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ओके, और अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण प्राप्त व्यक्ति जो हैं वो है संघ की सिविल सेवा अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा और किसी राज्य की सिविल सेवा या संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है 311। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसमें सिविल सेवकों को सेवा से मनमानी ढंग से बर्खास्त किए जाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 311। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। ऑप्शन बी है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन सी है, यह अपने कार्य निष्पादन की वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और ऑप्शन डी है, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हों पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तथा 62 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण कर सकते हैं। हालांकि वे कभी भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। यद्यपि स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें जो है केवल राष्ट्रपति ही पदच्युत कर सकता है, यानी पद से हटा सकता है केवल राष्ट्रपति। लोक सेवा आयोग और सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसे हटा सकते हैं इनको। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो भी सही हो जाएगा और ऑप्शन बी जो है वो भी राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है। ओके, और राज्य लोक सेवा आयोग जो प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट जो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ना कि राष्ट्रपति को। ये राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 380 एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। और दूसरा कथन है, वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है। नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान है। इसका गठन जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या ऐसे समय पर किया जाता है जिसे वह आवश्यक समझे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है, इसलिए इसे सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। ओके, वित्त आयोग जो है वो वित्त आयोग की सिफारिश जो है वो केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जनहित याचिका यानी पीआईएल की अवधारणा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अनुच्छेद 323 ए के तहत अधिकरणों की स्थापना संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों द्वारा की जा सकती है।
और कथन 2 जो है वो अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरणों की स्थापना केवल संसद द्वारा की जा सकती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकरण मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 323 ए जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है और अनुच्छेद 323 बी जो है वो अन्य मामलों के लिए अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 323 ए जो है वो केवल सार्वजनिक सेवाओं मामलों के लिए अधिकरणों की स्थापना पर विचार करता है, जबकि अनुच्छेद 23 बी जो है वो अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की स्थापना पर विचार करता है। अनुच्छेद 323 ए के तहत अधिकरण जो है केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। ओके, 323 ए द्वारा केवल संसद द्वारा अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरणों को जो है संसद और राज्य विधान सभाओं द्वारा दोनों द्वारा उनकी विधायी क्षमता में आने वाले मामलों के संबंध में स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ बी होता अनुच्छेद 323 बी तो ये कथन 1 जो है वो सत्य हो जाता, और अगर यहाँ ए होता तो ये भी कथन 2 जो है दोनों सत्य होते हैं। तो इस प्रकार जो इसमें कोई भी कथन जो अधिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन नहीं किए गए। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 जो सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस विधेयक ने संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए। इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संदर्भ में सही है। ओके, यह परिवर्तन हुआ था। और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी परिवर्तन है। ओके, वो भी परिवर्तन है। और इसने संविधान में एक नया खंड 9B शामिल किया, जिसका नाम जो है सहकारी समिति है। और अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है इसमें सही हो जाएगा, या जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ओके, और राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, राष्ट्रपति के पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मत देने का अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है, तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती है। और दूसरा कथन है विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं लेती। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 जो है राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकारों और शक्तियों आदि से संबंधित है। विधानसभा के सदस्यों के विपरीत जो विधान परिषद के सदस्य जो अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। और विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं लेती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा।
और विधान परिषद जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को नहीं हटा सकती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो हो सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या सीएटी के सदस्यों की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1985 में की गई थी। सीएटी की स्थापना जो है वो वर्ष 1985 में की गई थी इसकी स्थापना, जिसकी प्रधान खंडपीठ जो है वो दिल्ली में है तथा पूरक खंडपीठ जो विभिन्न राज्यों में स्थित है। सीएटी यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो में सदस्यों की नियुक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है। तो इस प्रकार जो अभिकथन है वो सत्य हो जाएगा इसमें। ओके, अभिकथन जो सत्य है। और राज्य प्रशासनिक अधिकरण यानी एसएटी, प्रशासनिक अधिकरण जो है वो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 जो है केंद्र सरकार को स्टेट प्रशासनिक अधिकरण यानी राज्य प्रशासनिक अधिकरण को गठन करने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के परामर्श के बाद। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल अभिकथन सही है, ए सही है और आर जो है वो गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह वर्ष 1992 में गठित एक संवैधानिक संस्था है। और दूसरा कथन है, जयंती पटनायक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्र महिला आयोग जो भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। तो इस पर जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, जो समानता महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है। और जयंती पटनायक जो हो आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है राज्यसभा के उपसभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी इसे एनएचआरसी भी कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, इसे एनएचआरसी भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो मानवाधिकार संरक्षण आयोग 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, की गई थी। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसके एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ओके, और अध्यक्ष जो है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले को दल बदल मामले के नाम से भी जाना जाता है? किहोतो होलोहन मामला जो है वो उसे दल बदल का मामला भी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इंदिरा साहनी मामला को मंडल मामला के नाम से जाना जाता है। इंदिरा साहनी मामला को मंडल मामला, इसे मंडल मामला के नाम से जाना जाता है। ओके, आईआर कोहल्लो को नवीं अनुसूची का मामला कहते हैं। नवीं अनुसूची, ओके, नवीं
9वीं अनुसूची मामला कहते हैं। इंदिरा नेहरू गांधी मामला, इंदिरा नेहरू गांधी मामला को चुनाव संबंधित मामला के नाम से जाना जाता है इसे। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में वर्तमान राज्यपाल। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो एस अब्दुल नाजिर हैं, एस अब्दुल नाजिर। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। असम राज्य के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो गुलाब चंद कटारिया हैं, गुलाब चंद्र कटारिया, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान राज्यपाल जो हैं रमेश बैस हैं, रमेश बैस, तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और उड़ीसा राज्य के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो रघुबर दास हैं, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और गुजरात राज्य के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। ओके, आचार्य देवव्रत। तो इस प्रकार इसमें 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है? जीएसटी परिषद, कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। जीएसटी परिषद जो है वो, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फोरम है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने संविधान में एक नए अनुच्छेद 279 शामिल किया गया है। इसमें शामिल किया गया जीएसटी परिषद को। ओके, इस अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद गठित करने का आदेश दिया गया था। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों के रूप में गठित किया? संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। ओके, 338 में, अनुच्छेद 338 में। ओके, और 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में गठित कर दिया। अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुच्छेद 338 के तहत और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 ए के तहत कर दिया था। ओके, और अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों के रूप में गठित किया था। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि किसी मामले की जांच करते समय इसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो वर्ष 1993 में की गई थी। बाद में इसे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो इस प्रकार जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग की स्थापना जो है यानी एनसीबीसी की स्थापना जो वर्ष 1993 में हुई थी, 1993 में। और 102वें संविधान, बाद में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसमें अभिकथन जो है वो सत्य हो जाएगा। ओके, और
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी क्रियाओं को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। आयोग को किसी भी मामले की जांच करते समय या किसी शिकायत की जांच करते समय, किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा, परंतु कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसे ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1920 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो लाला लाजपत राय ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और यह जो है अपनी रिपोर्ट, इसका गठन जो प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338(a) के द्वारा किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सेवा की शर्तों का कार्यकाल का कार्यालय जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आयोग जो राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषीय अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 350 भी जो है वो इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है भारत में एक शीर्ष सरकारी निकाय है, जो देश के सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यह भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग जो हो, इस केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो हो वर्ष 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा, 1964 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सीबीआई के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, सीबीआई का फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना जो वर्ष 1963 में की गई थी। यह भारत सरकार के क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीबीआई जो भारत सरकार के क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा सीबीआई की स्थापना की गई थी। संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना की गई थी। ओके, सीबीआई जो है वो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इसे अपनी शक्तियां जो है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जो केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है सीबीआई। ओके, सीबीआई का नेतृत्व एक निर्देशक करता है। केंद्र सरकार 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर सीबीआई के निर्देशक की नियुक्त करेगी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इसका जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें कोई भी कथन जो है वो सीबीआई के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन निर्देशालय के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह राजस्व विभाग के अधीन एक कार्यालय है। ऑप्शन बी है, यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी है, यह भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है। और ऑप्शन डी है, यह आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच करता है।
प्रवर्तन निर्देशालय एक बहुउद्देशीय बहुविषयक संगठन है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। ओके, और यह जो है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारत सरकार की एक प्रमुख वित्त एजेंसी के रूप में अब भी यह कार्य करता है और यह एक संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। प्रवर्तन निर्देशालय जो एक संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो प्रवर्तन निर्देशालय के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निम्नलिखित संहिता में से किसके स्थान पर निर्धारित किया गया है? संसद ने हाल ही में 3 प्रमुख विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पारित किए हैं। भारतीय न्याय संहिता जो हो भारतीय दंड संहिता 1872 का स्थान लेती है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेती है और भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेती है। तो इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1993 का स्थान लिया है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का मुख्यालय स्थित है, NIA का मुख्यालय जो स्थित है। NIA का गठन जो है वो वर्ष 1948 में HM कुंजरू समिति की अध्यक्षता में किया गया था। सॉरी, NCC की स्थापना ये HN कुंजरू की समिति। राष्ट्रीय अन्वेषण NIA का गठन जो वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत किया गया था। यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। NIA की स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवाद हमले की पृष्ठभूमि में की गई थी, जिसे 26/11 की घटना के रूप में जाना जाता है। NIA का मुख्यालय जो दिल्ली में स्थित है। NIA के शाखा कार्यालय जो हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू और रायपुर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। NIA का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और अन्य कार्यालय जो है हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू और रायपुर में स्थित है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के गठन की सिफारिश की थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के गठन की सिफारिश की थी। NCC का गठन जो वर्ष 1948 में, इसका गठन जो वर्ष 1948 में HN कुंजरू समिति 1946 की सिफारिश पर की गई थी और इसकी उत्पत्ति जो ब्रिटिश काल के वर्दीधारक युवा संगठनों से हुई थी जो यूनिवर्सिटी कोर या यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद की 18वीं संसद का निम्नलिखित में से किसे संसद की 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा और वे उड़ीसा के कटक के लगातार 7वीं बार सांसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी की पहल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत जो हो सर्वप्रथम वर्ष 1992 में तत्कालिक प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया और इसका नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सीटों की संख्या के अनुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर है?
उत्तर प्रदेश जो हो राज्य लोकसभा में सीटों की संख्या के अनुसार प्रथम स्थान पर है। यूपी जो है प्रथम स्थान पर है लोकसभा सीटों में, इसमें 80 सीटें हैं। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, इसकी सीटों की लोकसभा सीटों की संख्या जो 48 है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आएगा, इसमें लोकसभा सीटों की संख्या जो है 42 है। ओके, फिर बिहार आएगा, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, तमिलनाडु में 39 और मध्य प्रदेश में 29 है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु को चित्रित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 जो संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए जा सकने वाले कानूनों की विषय वस्तु को रेखांकित करता है। यह सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए संसद की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है वो संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है, ऐसा तब हो सकता है जब सांसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता हो। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निम्नलिखित तरीके से पदमुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा का एक प्रस्ताव सदन के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित हुआ। ऑप्शन बी 2/3 सदस्यों का बहुमत उपस्थित और मतदान करता है। और ऑप्शन सी है सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत। और ऑप्शन डी है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक का बहुमत। लोकसभा के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को पदमुक्त जो है वो लोकसभा द्वारा एक प्रस्ताव सदन के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित हुआ हो तो उसके पदमुक्त किया जा सकता है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा है वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्यता रखता हो। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान जो हो अनुच्छेद 165 में किया गया है। वह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इस प्रकार वह भारत के महान्यायवादी के समान होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और उसे ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, राज्य का महाधिवक्ता जो हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। दूसरे शब्दों में उसे राज्य का नागरिक होना चाहिए एवं उसने 10 वर्ष तक न्यायाधीश का पदधारण किया हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो हो सत्य हैं, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध का रिट जारी करने की शक्ति है। और ऑप्शन बी है भारत के उच्च न्यायालयों के पास मूल अधिकार के
प्रवर्तन के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। ऑप्शन सी है, उच्च न्यायालय के पास संघ की किसी भी कार्यकारी और विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति और अधिकार है। और ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निवारण करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध का रिट जारी करने की शक्ति होती है। ओके। और भारत के उच्च न्यायालय के पास जो मूल अधिकार के प्रवर्तन के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति होती है। तो इस पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो उच्च न्यायालय के शक्तियों के संबंध में सत्य है। और उच्च न्यायालय के पास संघ की किसी भी कार्यकारी और विधायी कार्रवाई को न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति और अधिकार होता है। तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो भी उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में सही है। ओके। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति जो उच्च न्यायालय के पास नहीं है। ऐसे विवादों का समाधान जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में गलत हो जाएगा। ओके, सत्य नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करने की शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है, ना कि उच्च न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय के पास सांसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों को सुनने की शक्ति होती है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, संयुक्त राष्ट्र संगठन 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन बी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों और 10 अस्थायी सदस्य सहित 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र विशिष्ट अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। और ऑप्शन डी, हिंदी संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसमें पूछा गया संयुक्त यानी यूएन के संदर्भ में कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? यूएन के संदर्भ में कौन सा कथन जो सत्य नहीं है, ये पूछा गया। ओके। सुरक्षा परिषद जो है वो सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ओके। और इसमें 5 जो है अस्थायी सदस्य और 10 जो अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ओके। 5 अस्थायी सदस्य जो हैं वो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो हो 5 अस्थायी सदस्य हैं यूएन के। चीन, फ्रांस, रूस यानी रसिया, यूनाइटेड किंगडम यूके और यूएसए, ये जो है 5 जो हैं वो यूएन के अस्थायी सदस्य हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उन्हें 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ओके। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है जिसका मुख्यालय जो हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार जो बी और सी जो है वो संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में सत्य है। ओके। और संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। ओके, अस्तित्व में आया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं जो हों अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांच, रूसी और स्पेनिश है। हिंदी जो है वो संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है। ओके, आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संसद का नाम और सूची 2 में है देश। नेसेट जो है इजराइल के संसद को कहा जाता है नेसेट। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। इंपीरियल डाइट जो जापान के संविधान को कहा जाता है, जापान के संसद को इंपीरियल डाइट कहा जाता है। तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। नेशनल पीपुल कॉन्फ्रेंस जो चीन के संसद को कहा जाता है।
चीन के संसद को, तो सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और मजलिस जो है वो ईरान के संसद को कहा जाता है मजलिस, तो सी का डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पंचशील समझौते का सिद्धांत है? पहला है गैर आक्रामक, दूसरा हस्तक्षेप, तीसरा गुटनिरपेक्षता और चौथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता जो है वो एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों का पहली बार औपचारिक रूप से चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित व्यापार और सहसंबंध समझौते के प्रतिपादित किया गया था, जिसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि दोनों सरकारों ने निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर वर्तमान समझौते में प्रवेश करने का संकल्प लिए हैं, और वे हैं एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, दूसरा है पारस्परिक गैर आक्रामकता, और तीसरा है पारस्परिक गैर हस्तक्षेप, चौथा जो है वो समानता और पारस्परिक लाभ, और पांचवा शांति सह अस्तित्व। ये 5 जो है पंचशील सिद्धांत, पंचशील समझौते का सिद्धांत है। ओके, गुटनिरपेक्षता जो है पंचशील समझौते का हिस्सा नहीं है। ओके, गुटनिरपेक्षता, तो इसमें 1 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक संवैधानिक प्राधिकरण है और इसकी स्थापना जो आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण की एक संवैधानिक निकाय है और इसे वर्ष 2016 में गठित किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दल को भारत के निर्वाचक आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी करना आवश्यक है? किसी पार्टी या किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने के लिए शर्तें जो हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 19 पुस्तिका के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि वह 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, यदि इसके उम्मीदवारों ने कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% जो हासिल किया हो और दल के पास से पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 संसद सदस्य ने जीत हासिल की हो, यदि इनमें से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटों पर जीत हासिल की हो, तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित किया जाएगा उस दल को। ओके, तो इसमें 4 या अधिक राज्यों में से मान्यता प्राप्त हो, ये जो है वो ये राष्ट्रीय दल घोषित करने की आवश्यक शर्तों में से एक है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कम से कम 3 नहीं, इसमें कम से कम 6 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें प्राप्त किया हो, यदि यह आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% ना कि 8%, 6% हासिल किया हो। ओके, तो इस प्रकार जो इसमें ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में एक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि
भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। जो राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह ऐसी सुविधाओं के लिए प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 350A में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राजनीतिक दल और सूची 2 में गठन वर्ष। भारतीय जनसंघ की स्थापना जो 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में एक छोटे से कार्यक्रम में की गई थी। तो इस प्रकार ए का भारतीय जनसंघ की स्थापना जो 1951 में दिल्ली में एक छोटे से कार्यक्रम में की गई थी। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। AIADMK दल का गठन जो है वो वर्ष 1972 में तमिलनाडु में किया गया था, वर्ष 1972 में। तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तेलुगु देशम का गठन जो है वो वर्ष 1982 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा की फिल्म के पूर्व स्टार और निर्देशक मंदूरी तारक रामाराव ने किया था। ओके, तो इस प्रकार सी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की स्थापना जो वर्ष 1992 में लखनऊ में वरिष्ठ नेता और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार डी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 2 4 1 तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? आधुनिक भारत में पहला नगर निगम जो वर्ष 1688 ईस्वी में पूर्व प्रेसिडेंसी सार मद्रास में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम जो मद्रास में 1688 में किया गया था। ओके, इसके बाद वर्ष 1876 में कलकत्ता में 1876 में कलकत्ता में, फिर उसके बाद 1888 में बॉम्बे में किया गया था नगर निगम की स्थापना। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करेगी और संपूर्ण जिलों के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करेगी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। जिला योजना समिति का संबंध जो अनुच्छेद 243 ZD से है। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय विकास पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। और दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना की निगरानी करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। न्याय विकास पोर्टल यह जो है वो जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए न्याय विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन का हिस्सा है, जो वित्त वर्ष 1993 से 94 से संचालित किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यह पोर्टल जो है कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है न्याय विकास पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन जो सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें केवल एक जो है वो सही नहीं है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति इसका पदेश अध्यक्ष होता है। दूसरा कथन है, यह एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो वर्ष 2005 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। इसके बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी जो है वो संख्या 9 से अधिक नहीं होती है। प्रधानमंत्री जो हो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष जो हो प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति होता है। ओके, और यह अपनी रिपोर्ट जो है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है और इसे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना जो वर्ष 2005 में हुआ था। ओके, 2005 में। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? शास्त्रीय भाषाएं घोषणा का वर्ष। तमिल शास्त्र भाषा की घोषणा का वर्ष जो है वो 2000 में किया गया था, 2004 में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। तेलुगु शास्त्र भाषा की घोषणा जो वर्ष 2008 में किया गया था, ना कि 2005 में। 2008 में किया गया था तेलुगु शास्त्र भाषा की घोषणा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया था। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन जो वर्ष 1907 में नियुक्त किया गया था और इसने वर्ष 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो हब हाउस थे। तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन जो है नियुक्त 1907 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो वो वर्ष 1909 में प्रस्तुत किया था रिपोर्ट। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य तक बिना अनुमति के सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य जो 60 दिन की अवधि के लिए सदन की बिना अनुमति के उसकी सभी बैठक से अनुपस्थित रहता है तो सदन उस सदस्य की सीट जो है रिक्त घोषित कर सकती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य जो अगर 60 दिनों तक बिना अनुमति के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।